डियर स्टूडेंट, क्या आपका भी सपना है कि आपका साइंस में 4 अप्रैल को पूरा का 70 में 70 नंबर मिले? आप भी चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर विज्ञान में कम ना हो? तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है और बिल्कुल मॉडल पेपर, जैसे पेपर हमारा 4 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगा उसी तरह के प्रश्न इसमें लिए गए हैं और बिल्कुल ये वायरल पेपर है। अगर इस प्रश्न को देख लेते हैं तो बिल्कुल 4 अप्रैल को आप 70 में 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिएगा प्रश्न जैसे जैसे मैं सॉल्व कराऊंगा आपको भी अनुभव होगा कि वाकई में प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, बिल्कुल जैसे पेपर आपका आएगा 4 अप्रैल को विज्ञान में वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा। बिल्कुल थोड़ा सा भी हटके यहाँ पे प्रश्न नहीं है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। वीडियो को आप स्किप करते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे मिस हो सकता है। तो एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करके आपको दिखाऊंगा, चाहे वो आंकिक प्रश्न हो चाहे उत्तर लिखना हो, बिल्कुल सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा और यहाँ पे बताऊंगा कि किस किस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सुन, जो पहला प्रश्न आपका आता है खंड क आता है, इसमें फिजिक्स के प्रश्न आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। यदि फिजिक्स में आपका पकड़ है तो इजीली पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा सुन, जो पहला प्रश्न हमने लिया है, पहला का क प्रश्न है, हमसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो आपको याद रखना है, प्रतिरोधकता पूछे, विशिष्ट प्रतिरोध पूछे, बात क्या होता है वही होता है जो इसका एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। आपको याद रखना है, ओम मीटर स्क्वायर नहीं होता है, ये ओम मीटर होता है। आपको यहाँ पे जो मॉडल पेपर दिया गया है यूपी बोर्ड द्वारा, वहां पे ऑप्शन में ओम मीटर स्क्वायर लिखा है, तो आपको इग्नोर करना है उसको। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ओम मीटर। आप गूगल करके देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत होता है। अगला प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा दूसरा प्रश्न आएगा, यानी पहला का ख में जो हमारा प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो प्रश्न आएगा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो आपको मैं बता दूं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है, यहां पे सभी धनात्मक दिए गए हैं, लेकिन देखिएगा यहां पे बहुत बड़ा एक संबंध होता है। जो हमारा प्रश्न पूछता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का 2 गुना होता है, यानी आर बराबर, यानी फार्मूला जो हमारा होता है आर बराबर होगा यहाँ पे 2f होता है। तो अगर यहाँ पे f 10 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, यानी 20 सेंटीमीटर प्लस में ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे 4 अप्रैल को 2022 में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न जो हमारा आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा, ग नंबर का प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे एमीटर कहा जाता है, मोटर कहा जाता है, वोल्टमीटर कहा जाता है, या जनित्र या डायनेमो इसको बोलते हैं, या विद्युत जनित्र बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं, इजीली पता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, पहला का घ मैं रख रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, यहाँ पे कभी निकट पूछ देता है कभी दूर पूछ देता है। तो दूर वाला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो दूर बिंदु होता है हमारा अनंत होता है और निकट बिंदु हमारा क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। मैं सभी प्रकार के प्रश्न कराऊंगा, प्रश्न छोटा हो या बड़ा हो, बिल्कुल ये मॉडल पेपर, यानी बिल्कुल यही पेपर आपको आना है। 4 अप्रैल 2022 को यही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ये सिर्फ यहीं पे बताया जाता है। अगला देखिए जो दूसरा प्रश्न आता है उसमें आता है क ख ग करके आता है, यानी दूसरे प्रश्न में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, क ख ग मिलेंगे और यहाँ पे अथवा करके कोई प्रश्न नहीं रहता है। क को भी करना होता है, ख को भी करना होता है और ग को भी करना पड़ता है। आपको प्रश्न नंबर 3 और 4 में अथवा करके प्रश्न मिलते हैं, तो वहां पे मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे प्रश्न आते हैं अथवा करके। तो यहाँ पे देखिए दूसरा का जो क नंबर का आपके सामने प्रश्न आएगा, वो प्रश्न आएगा कि गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान होता है लेकिन ये प्रश्न पूछे जाता है। यहाँ पे देखिएगा जो हमारा यहाँ पे फार्मूला होता है वही संबंध होता है, यानी जो आर होता है हमारा वो क्या होता है, 2f के बराबर होता है। लेकिन आपको फार्मूला भी लिखना है और इसको लिखना है कि गोली दर्पण, आपको लिखना है गोली, यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहां पे सिंपली आपको लिखना है वक्रता, यहां पे लिखेंगे त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। क्या होती है, दुगुनी यहाँ पे होती
है, यही क्या करना आपको सिंपली लिख देना। देखिएगा इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, क्योंकि r बराबर 2f होता है तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा आपको सिंपली जानते हैं r/2 हो जाएगा। तो इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है, तो यही क्या होता है संबंध होता है। तो इस प्रश्न को आप लोग देख के ही जाएगा, बिल्कुल वायरल ये प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका भी सपना है 70 में 70 पाने का तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, चाहे वो बड़ा प्रश्न हो चाहे छोटा प्रश्न हो। तो दूसरा का आप इजीली कर लेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा का ख में कौन सा प्रश्न हमारे सामने आएगा देखने के लिए। तो देखिए सुनो, हमारे सामने दूसरा का जो ख नंबर का प्रश्न आएगा आंकिक प्रश्न देखने के लिए आएगा, और ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोलिए और इजीली यहाँ पे समझ लेंगे। ये प्रश्न कह रहा है कि कांच का अपर्तांक 1.5 है, वाय में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पे बताना है कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद रखना है स्टूडेंट, कि हमारा यहाँ पे जो फार्मूला होता है अपवर्तनांक, यहाँ पे होता है अपवर्तनांक बराबर जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की यहाँ पे होता है चाल, और बटे हमारा यहाँ पे होता है कांच में प्रकाश की चाल। आपको याद रखना है फार्मूला, कांच में प्रकाश की चाल, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है प्रकाश की चाल। यहाँ पे हमने क्या किया है लिख दिया है। यहाँ पर भी आप चाहें तो वैल्यू को भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप बदल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, यहाँ से जब फार्मूला यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो सिंपली हो जाएगा कि कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल यहाँ पे बराबर जो हमारा फार्मूला आएगा, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा भाग है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और अपवर्तनांक से यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की यहाँ पे हो जाएगा चाल, और बटे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट अपवर्तनांक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो फार्मूला को चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको 60 में भी लिख सकते हैं। यन अपवर्तनांक को हम लोग यन से दिखाते हैं, और यहाँ पे चाहे तो आप सिंपली वाई में प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो यहाँ पे C/V का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि VA/VG भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ पे चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पे जब वैल्यू को पुट करेंगे तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। तो वाई में प्रकाश की चाल हमको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10⁸। यहाँ पे हम भर देते हैं 3 × 10⁸, और बटे यहाँ पे अपवर्तनांक कितना दिया हुआ 1.5। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं 1.5 रख लेते हैं। यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए इजीली हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकते हैं, इजीली हमारा नीचे दशमलव हट जाएगा। यहाँ पे बराबर हमारा हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 30 × 10⁸ हो जाएगा, और बटे यहाँ पे दशमलव हट के यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 2 बारी में कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 2 × 10⁸, ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक बार स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा ताकि आपको इजीली काम आ सके। मैं पूरा का पूरा प्रश्न कराऊंगा, यहाँ पे एक भी प्रश्न मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन प्लीज इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है, काफी मुझे रिसर्च करना पड़ा है, तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो यहाँ पे बनाए जाते हैं। बिल्कुल मैंने मैथ और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बना दिया है, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। मेरे चैनल पे आपको मैथ का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, न्यू लेटेस्ट सिलेबस के साथ सभी वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे सभी चैप्टर के। एक बार प्लेलिस्ट को विजिट आप करिएगा। चलिए देखते हैं जो अगला जो हमारा प्रश्न आएगा दूसरा का ग वाला, वो कौन सा प्रश्न आएगा, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सुन, जो अगला प्रश्न आएगा दूसरा का जो ग वाला प्रश्न आएगा वो हमारे सामने आएगा कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसको मैं बता दूं कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पे मैं उत्तर लिख लेता हूं कि नेत्र लेंस द्वारा, यहाँ पे लिख देता हूं नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की
क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। इजीली आप लोग लिख सकते हैं, मुझसे बेहतरीन आप लोग लिख सकते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, मुझसे बेहतरीन राइटिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल इसको सीरियस प्रश्नों को लेना है, क्योंकि यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये देखिएगा, आपके सामने मैंने प्रश्न नंबर 1 करा दिया, प्रश्न नंबर 2 करा दिया। तो 2 में आपका आएगा क ख ग करके। अब देखिएगा, जो प्रश्न नंबर 3 आपका आएगा उसमें क्या होगा, क और ख आएगा, और क में भी अथवा करके, यानी क में भी 2 प्रश्न देगा और ख में भी 2 प्रश्न देगा। तो 4 प्रश्न मिलेंगे, किसी 2 ही प्रश्न को करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अथवा वाले प्रश्न नहीं लिए हैं, मैंने एक ही प्रश्न लिया है ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं। आपके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अधिकतर जो इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे पिक किया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में किस तरह के प्रश्न आएंगे, क में और ख में। तो देखिए सुनिए, जो हमारा तीसरा का क नंबर का प्रश्न आएगा, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आएगा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। स्थिति का मतलब होता है भी का मान, यानी कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रकृति का मतलब होता है ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। तो सारी चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे जो चीजें दी गई होती हैं उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तल दर्पण होता है या लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी हमारे साथ प्लस में ली जाती है, लेकिन यू का जो मान होता है, यानी वस्तु को जहां पे रखा जाता है, यानी वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एफ का मान हमको दिया हुआ है, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं तो एफ की वैल्यू हमको दिया हुआ है ये 15 सेंटीमीटर, इजिली आप लोग लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी यू की वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमसे वी की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। फार्मूला आप जानते हैं कि दर्पण का सूत्र जो हमारा होता है, तो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस का होता है 1/u, यानी दर्पण में यहाँ पे प्लस होता है और लेंस में हमारा क्या होता है, माइनस होता है। सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे चाहे तो फार्मूला को बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पे चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 1/v बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1/f माइनस 1/ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली क्या करना, आपको मान को पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v बराबर 1/f, यानी 15 दिया हुआ है f का मान, तो 15 लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखते हैं, 1/ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं u की वैल्यू हमारा क्या है, -10 है, तो यहाँ पे -10 रख लेते हैं। इजिली आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 1/15, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। यहाँ पे जब सिंपली आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। यहाँ पे मैं 2 भागों में सेपरेट भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 1/v बराबर, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इनका आएगा 30 आएगा, तो यहाँ पे 30 लिखते हैं। यहाँ पे 15 से भाग करेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे 10 कितना होता है 30, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 5/30। यहाँ पे सिंपली इसको काटेंगे तो 5 कम 5, 5 6 के 30 हो जाएगा, यानी 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 1/6, यानी जो हल करेंगे आगे तो ये v बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे कैसे, जो सबसे बड़ा यहाँ पे मैटर है कि इसको लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि हमसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि स्थिति बताइए और इसकी प्रकृति बताइए। तो यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, पहले प्रश्न को आपको सॉल्व कर लेना है। इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, मैं बता दूं, आप अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो ये चीज़ आपको पता भी होगा कि यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होता है, v का मान प्लस होता है, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक v का मान प्लस आ गया। ये प्लस बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा ये क्या हो रहा है, दर्पण की दूसरी तरफ बनेगा, यानी वस्तु के विपरीत बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब यानी प्लस आया है, तो प्रतिबिंब जो होगा हमारा क्या होगा, आभासी बनेगा। तो यहाँ पे उत्तर डाल के आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर डाल के लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के दूसरी तरफ, दर्पण के दूसरी तरफ आभासी सीधा बनेगा, सीधा
बनेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से पूरा लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर स्टूडेंट मिलेगा और एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भविष्य में ये प्रश्न काम आ सके। तो बिल्कुल आपको उत्तर डाल के लास्ट में लिखना। अगर लास्ट में उत्तर डाल के नहीं लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि स्थिति भी बताइए और यहाँ पे प्रकृति भी बताइए। तो प्लस वाला ही क्या होता है, आपको बताता है कि प्रतिबिंब क्या हो रहा है, आभासी बन रहा है। इसके बारे में अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कीजिए। मैंने क्या किया है, बालाजी प्रकाशन के में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, एक एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, विद्युत वाले में तो 70 क्वेश्चन दिया है। एक एक क्वेश्चन का मैंने क्या किया, सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो एक बार प्लेलिस्ट आप लोग चेक कीजिए अंकित प्रश्न का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मैंने सभी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिए, वो कोई भी चैप्टर हो सभी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आपका वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में। आपको समझ में आ गया कि प्रश्न नंबर 3 में क में 2 प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3 में, वो हमारा क्या होता है, एक प्रश्न ये रहता है और एक यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है, ठीक है ना। तो यही हमारे क्या होते हैं, 2 तरह के प्रश्न होता है, आपको किसी एक को करना है। यहाँ पे ख में भी आपको 2 प्रश्न आते हैं, किसी एक को करना। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर वहां पे मिलता है, एक भी नंबर आपका कटता नहीं है। लेकिन वही चीजें लिखने वाली होती है, अगर पूरी तरह से नहीं लिखेंगे तो वहां पे बहुत सारे नंबर आपको कट जाते हैं। तो मुझे आशा है कि प्रश्न नंबर ये 3 का क नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के ख में कौन सा प्रश्न आने वाला। बिल्कुल ये वायरल पेपर है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर इसको देख लेते हैं तो आप मान के चलिए 4 अप्रैल को आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के ख में कौन सा प्रश्न हमारे सामने आने वाला है। तो देखिए सुनो, हमारे सामने प्रश्न नंबर 3 का ख में यहाँ पे लिखने वाले भी चीजें आ सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, या किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देता है, अथवा में लिखने वाला भी देता है और न्यूमेरिकल भी देता है। तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही उठाया ताकि आपको इजिली पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि प्रश्न को हल कैसे करना है आपको। तो क्या करना है, पहले जो भी प्रतिरोध दिया रहेगा उसको आपको मान लेना। जैसे ये पहला प्रतिरोध है तो इसको R1 मानिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, इसको क्या करिए ना आप इसको R4 मान लीजिए। आपको सिंपली क्या करना है, मान लेना है। आप यहां से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि बिंदु A और B के बीच का हमें परिणामी प्रतिरोध बताना है, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कौन सा हमारा क्या है, समांतर में। तो यहां पे देखिए ये जो तीनों प्रतिरोध है एक ही तार में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इसका दूसरा सिरा इसके पहले से जुड़ा है, इसका दूसरा वाला इसके पहले से जुड़ा है। ये तीनों क्या है, श्रेणी में है। और फिर जब इनको हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे निकाल लेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। इसलिए आपको समझ में आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो ये भी सीख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कि R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में यहाँ पे लिखेंगे जुड़े हैं। ये सिंपली आपको लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना है इस चीज को। आप बताएंगे नहीं तो कैसे एग्जामिनर जानेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसके तुल्य प्रतिरोध को R' मानते हैं। तो यहाँ पे R' हमारे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे R3, क्योंकि श्रेणी क्रम में फार्मूला हमारे यही होता है। तो R' बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी इनको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 4 कितना हो जाएगा, 9 ओम। ये हमारा हो गया यहां से लेके यहां तक के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। अब पूरे परिपथ का निकालने के लिए देखिएगा, इसको जब हम जोड़ के तीनों को एक तार बनाएंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम हो जाएगा। कैसे जानेंगे, इसका तरीका ये होता है, यदि पहला सिरा एक जगह हो और दूसरा सिरा एक जगह होता है तो वहां पे क्या होता है, हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा R' तथा यहाँ पे लिखेंगे R4, यहाँ पे क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर यहाँ पे लिखेंगे क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। सिंपली आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध को हम लोग R मानते हैं। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R' प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 1/ यहाँ पे R4। और जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो 1/R
बराबर यहाँ पे सिंपली हमारे सामने हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9, क्योंकि ये भी 9 ओम है और यहाँ पे देखिए ये भी हमारा क्या है 9 ओम है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपके पास आएगा 1/R बराबर आएगा 2 आपका आएगा 9, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, यहाँ पे बगल में इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। मैं चाहता हूँ आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 9/2, और यहाँ पे जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 ओम। इजीली आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 9 का आधा हमारा क्या होता है 4.5 होता है। तो इजीली आपको समझ में आएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 3 आता है उसमें 2 प्रश्न मिलते हैं, क और ख मिलते हैं। और चलिए हम देखते हैं लास्ट वाला प्रश्न हमारा फिजिक्स में क्या आता है, 4 नंबर का प्रश्न, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो फिजिक्स में 4 ही प्रश्न आते हैं और हमारे क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अधिकतर जो प्रश्न आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट आप लोग अंकित प्रश्न का देखिए, वहां पे पूरा का पूरा अंकित प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कौन सा आएगा और उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 को कराने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो प्रश्न नंबर 4 होता है इसमें क्या होता है, 2 प्रश्न आते हैं, मतलब अथवा करके आते हैं प्रश्न। तो आपको किसी एक ही को करना होता है। यहाँ पे आपको इजीली 7 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर देता है। ये जो अधिकतर प्रश्न आते हैं विद्युत वाले से आते हैं, यानी विद्युत वाला जो चैप्टर है उसी से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इजीली आप क्या कर सकते हैं, 7 नंबर पा सकते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न होता है। तो यहाँ पे देखिए अधिकतर जो प्रश्न आते हैं या तो विद्युत मोटर वाला लिखने वाला पूछ देता है या जनित्र वाला पूछ देता है। यहाँ पे सिद्धांत कार्य विधि सचित्र वर्णन पूछ देता है या आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे मैं जो प्रश्न नंबर 4 में कराऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि आप जनित्र और मोटर के बारे में इजीली सभी लोग को पता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो 4 अप्रैल को यानी 4 अप्रैल 2022 को जो प्रश्न देखने के लिए मिलेगा वो प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और इसको मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कि दिए गए परिपथ में गणना कीजिए ए तथा बी बिंदु के बीच का तुल्य प्रतिरोध। फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे फिगर आपके सामने है कि यहाँ पे ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। उसके बाद धारा का मान बताना है, ए तथा सी बिंदुओं के बीच का विभवांतर बताना है, यानी यहाँ पे विभवांतर भी हमें बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुनो यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं जो तरीका बताया हूँ वही तरीका आप अपनाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रतिरोध है इसको R1 मानना है, इसको आपको R2 मान लेना है, और इस प्रतिरोध को क्या करना है आपको R3 मान लेना है। इससे फायदा ये होता है कि इसको लिखने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो दोनों प्रतिरोध है हमारे क्या है समांतर क्रम में, इजीली आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का अगर दिक्कत होता तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिएगा, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और मैंने क्या किया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जिसमें काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। मैं लाइव क्लास भी चलाता हूं डेली सुबह 10:30 बजे से, तो उस लाइव क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर से आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो यहां पे क्या करना है, हमें लिखना है कि R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में यहां पे लिखेंगे जुड़े हैं। सिंपली आपको पता है भाई ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध को हम क्या करते हैं R डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस हमारा हो जाएगा 1/R2। सबको क्लियर है, यहाँ पे किसी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R डैश बराबर यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4। क्यों? क्योंकि दोनों जो प्रतिरोध हैं आप देख सकते हैं 4 ओम का ये भी है, 4 ओम का ये भी है। तो यहाँ पे सिंपली हमारा हो जाएगा 1/R डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ पे जो हमारा R डैश की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा। इजीली समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो R डैश है वो हमारा क्या है, RAC है, यानी AC के बीच का क्या है हमारा तुल्य प्रतिरोध। इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे, आपको इसको इजीली लिख सकते हैं। आप चाहे तो R डैश के जगह पे RAC भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जब ये दोनों तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या हो गया R डैश बन गए हैं, तो यहाँ पे ये मतलब दोनों मिलकर एक तार जब यहाँ पे बन जाएंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि R डैश तथा R3, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये हमारा क्या है R3 R डैश, ये दोनों मिलके एक तार बना हुआ है और ये R3 हमारा क्या है श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे R डैश तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम
में यहाँ पे लिखेंगे जुड़ा है, ठीक है ना। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे जो प्रतिरोध निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, या इसी को हम बोल सकते हैं कि परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध। तो हमको ए बी पूछा हुआ है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में हमसे पूछा हुआ है ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली लिखते हैं कि आर ए बी का मतलब हो गया ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। ये क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस हमारा क्या हो जाएगा R3, यानी आर ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर डैश कितना है 2 ओम है, तो यहाँ पे 2 ओम लिखते हैं, प्लस R3 आप देख सकते हैं यहाँ पे R3 4 ओम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 ओम, यानी जो हमारा आर ए बी है वो कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। तो ये पहला सॉल्यूशन हमारा हो गया। ये जो हमारा पहला सॉल्यूशन था इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप लोग इजीली समझ सकते हैं। किसी तरह का दिक्कत होता है तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप करिए या कमेंट में आप लोग कमेंट करिए। अब चलिए हम लोग दूसरा वाला यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें दूसरा वाला क्या पूछ रहा है देखते हैं भाई। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इस परिपथ का धारा का मान बताना है। तो धारा का मान भी इजीली हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमको V या E दिया, जिसको हम लोग कह सकते हैं विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हैं या विभवांतर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 6 वोल्ट का है तो यहाँ पे लिखते हैं 6 वोल्ट। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमें धारा का मान बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा R का मान है यानी आर ए बी का जो मान आया है हमारे पास 6 ओम आया। इजीली यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 6 ओम आया। यही क्या है, पूरे परिपथ का क्या है, तुल्य प्रतिरोध, यानी 6 ओम ये आया हुआ है। यहाँ पे I बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा V बटे R, यानी V का मान 6 है और R का मान क्या है 6 है। R क्या है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। इजीली आप लोग समझ सकते हैं। जिसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। ये दूसरा वाला भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा वाला भाई हमसे क्या पूछ रहा है, आप देखिए यहाँ पे तीसरा वाला जो प्रश्न है हमसे पूछ रहा है कि A तथा C बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी यहाँ पे विभवांतर बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमारा R डैश का मान निकला हुआ है। R डैश का मान कितना निकला हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं 2 ओम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ओम। यहाँ पे जो धारा का मान है, धारा का मान कितना है, यहाँ पे 1 एम्पियर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि VAC, यानी AC के बीच पूछ रहा है तो यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं VAC। तो V बराबर फार्मूला होता है हमारा I इंटू R। तो यहाँ पे R डैश है क्योंकि यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध काम कर रहा है वो हमारा R डैश हमने यहाँ पे निकाला है। सिंपली आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए VAC हमारा क्या हो जाएगा, I का मान 1, R डैश का मान हमारे पास कितना है 2 है। तो यहाँ पे 2 एकम क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, यहीं पे क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट कि फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमारा पहला यानी खंड आएगा, यानी खंड जो हमारा क्या होगा क होगा, उसके सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया। यानी फिजिक्स के जितने भी प्रश्न आपके आएंगे उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। ये मेरा पार्ट 1 का वीडियो था। ये क्या था, पार्ट 1 का वीडियो था। अगर कमेंट करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको लग रहा है कि जो मैंने क्वेश्चन कराया है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 का वीडियो देखना, पार्ट 3 यानी पार्ट 2 में क्या करेंगे, हम रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे खंड ख को, और पार्ट 3 में हम क्या करेंगे जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे यानी खंड ग को। तो अगर कमेंट करते हैं, आपका सपोर्ट मिलता है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं पार्ट 2 का भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो बना के मैं रखा हुआ उसको अपलोड कर दूंगा। पार्ट 3 का भी वीडियो मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो यहाँ पे मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।